दोस्तों और तलबा, ज़बान व अदब आज तक पर एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब आपका इस्तकबाल करता है। और आज हमारे साथ केमिस्ट्री के दिल्ली के चंद गिने चुने असातिज़ा में से एक परवेज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 22 सालों से एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केमिस्ट्री के उस्ताद की हैसियत से केमिस्ट्री की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तलबा के लिए उनके करियर के लिए अनथक जद्दोजहद और कोशिशों में लगे रहते हैं। आइए आज उनसे केमिस्ट्री के सिलसिले में कुछ बातचीत करते हैं। परवेज़ साहब, बहुत इस्तकबाल आपका ज़बान व अदब आज तक पर। सबसे पहले तो केमिस्ट्री के उस्ताद की हैसियत से मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, जो तो वो साइंस वालों के लिए है, लेकिन उसकी ख़ास अहमियत क्या है बच्चों की ज़िंदगी में जो साइंस पढ़ते हैं? देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वैसे तो हम साइंस में पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक इकनॉमिक्स के अलावा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिससे कोई भी नहीं बच पाया। मिसाल के तौर पे जैसे हम अपने ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो बात करते में हमारा मोबाइल के क्या कहते हैं बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं। फिर तो रिचार्ज करने के दौरान उसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। जब हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर किस्म का सेल काम कर रहा है, फिर हम उसको रिचार्ज करके हम बातें करते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर चार्जिंग रिचार्जिंग जो हो रही है मोबाइल की, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। हर आदमी से वाबस्ता है ये चीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ख़ास केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। अगर वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में ना हो तो हमें तकरीबन जो है 7-8 घंटे से ऊपर, बल्कि और ज़्यादा घंटे हमें लग जाएंगे एंजाइम्स की एब्सेंस के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने में। तो शायद ऐसा है कि अगर मैं दोपहर का खाना खाऊंगा तो फिर शायद मुझे अगले दोपहर में भूख लगे, लेकिन वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारे उस प्रोसेस को, जो हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में खाने के हज़म होने के लिए, उनको वो फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम 5-6 घंटे में खाना हज़म कर लेते हैं। तो ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं जो हर इंसान की बॉडी में हो रहे हैं। तो ये इसमें सारी एक बायोकेमिस्ट्री है हमारी। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे खाना हज़म होने की प्रोसेस, या हमारे क्या कहते हैं मोबाइल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, इसमें इस सब के पीछे केमिस्ट्री हमारी। ये हर आदमी से वाबस्ता चीज़ें। घरों में हम लोग अचार रखते हैं। आप मालूम करिए बच्चों से कि हमारे घर में जो औरतें अचार रखती हैं किन बर्तनों में रखती हैं। तो कोई कहेगा मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, कोई कहेगा प्लास्टिक में रखते हैं, कोई कहता है शीशे में रखते हैं, लेकिन कोई भी लेडी आपसे शायद ये नहीं कहेगी मैंने किसी मेटल के बर्तन में रखा अचार। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि इससे हमें क्या लगता है कि हम किसी मेटल के बर्तन में अचार नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की गहराई में उतरेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम हर मेटल के बर्तन में अचार नहीं रख सकते। मिसाल दूँ आपको मैं, कॉपर है, लोहा है, इन बर्तनों में हम अचार नहीं रख सकते। तो आपको मैंने किसी को बताया कि भाई लोहा में, आयरन में, कॉपर में अचार नहीं रख सकते। तो हम ये समझते हैं कि हम किसी भी मेटल में नहीं रख सकते। लेकिन इसके पीछे अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री क्या कहती है कि हम सोने के बर्तन में अचार रख सकते हैं, हम चांदी के बर्तन में भी अचार रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे केमिस्ट्री है। अब जो सोने में कोई नहीं रख रहा, उसके पीछे केमिस्ट्री नहीं, उसके पीछे इकनॉमिक्स आ जाती है कि भाई इतना पैसे नहीं हमारे पास कि हम क्या कहते हैं सोने के बर्तन खरीद, लेकिन हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आपने बात की मुझसे कि केमिस्ट्री के आम लोगों से, तो हर आदमी से वाबस्ता है ये चीज़। तो हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते। वो अलग बात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, अलग चीज़ है। हर आदमी ने केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन कोई भी आदमी केमिस्ट्री से बाहर तो जा ही नहीं सकता। ये तो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा, और हमारे आखिर मरने के बाद भी जो डिकम्पोजिशन होगा वो भी, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बिल्कुल परवेज़ साहब जो है, और मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि जब आपने अपना शादी का कार्ड छपवाया था तो उस पर जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो सब मुझे नज़र आ रहे थे। इससे केमिस्ट्री के तई आपके डेडिकेशन का भी पता चलता है। बहरहाल केमिस्ट्री, ज़ाहिर बात है कि साइंस के बच्चे उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स के थ्रू या थ्योरी के थ्रू जो है वो अपना करियर बनाते हैं। फ़िज़िक्स, मैथ्स और बायोलॉजी भी उनके अहम सब्जेक्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री इससे हट के मैं देखता हूँ कि अक्सर जादूगर उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी केमिकल को ले लिया, कभी किसी को, लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केमिस्ट्री वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जहाँ तक जादूगरों की बात है, उसमें अगर वो कुछ करके दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें जादूगरी कहीं नहीं होती, उसमें सारी साइंस है, बल्कि केमिस्ट्री है उसके अंदर। क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं
कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके अपने अपने कलर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे पोटेशियम परमैंगनेट से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे, पर्पल कलर का होता है। अब उसको मैंने रखा और उसमें मैं आपसे एक बॉटल में रख के, और उसमें एक केमिकल है मोर सॉल्ट, अगर हम उसको डाल दें एसिड के पेज में, उसका कलर गायब हो जाएगा। अब ये रिएक्शन वही जानेगा जो केमिस्ट्री पढ़े हुए, लेकिन जिसको नहीं पता हम उसको दूसरों को मिसगाइड भी कर सकते हैं कि देखो मैं ऐसे करूँगा, ये पर्पल कलर का ये है, और अगर तुमने गड़बड़ कर रखी है तो देखो ये पर्पल कलर ख़त्म हो जाएगा और अगर गड़बड़ कर रखी है तो उसका फिर इलाज निकालना पड़ेगा, वो हमारे पास इलाज होता है। तो वो उसके पीछे तो सारी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके लोगों को मिसगाइड भी कर सकते हैं। और जादूगरी में तो होते ही यही है, सारा टोटल मिसकंसेप्शन है, सारा है वो केमिस्ट्री, क्योंकि हर आदमी को पता नहीं केमिस्ट्री, तो वो लोग जो जिन्हें केमिस्ट्री नहीं पता उनकी केमिस्ट्री के ना जानने को इस्तेमाल करते हैं जादूगर लोग। है वो सारी केमिस्ट्री, उसके पीछे जादू कुछ नहीं होता। बहरहाल इससे एक बात तो पता चलती है कि केमिस्ट्री जो है हम लोगों की ज़िंदगी में हर तरह से मौजूद है। एग्जैक्टली है। बहरहाल केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ाते हैं, और एंग्लो अरबिक स्कूल में से बहुत से ऐसे तलबा फारिग होकर जा चुके हैं, जिनमें से कुछ को मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर अहमद कमाल यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ज़ैद अहमद इस वक्त साइकेट्रिस्ट से एमडी कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक हमीद सीनियर रेजिडेंट थे इरविन हॉस्पिटल में, इस वक्त अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर तौसीफ़ फार्मासिस्ट हैं और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर अरशान इस वक्त आजकल भी जो है कोविड के दिनों में बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये तमाम नाम जो है इस बात की दलील है कि वो सब एंग्लो अरबिक से पढ़कर निकले। कुछ और भी आपके जहन में नाम हो सकते हैं, ये तो इस वक्त मुझे याद आ गए। क्या बच्चों को इनके नामों के ज़रिए या इनके कामों के ज़रिए या कुछ और नामों के ज़रिए आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप और मेहनत से और आगे बढ़ें और तरक्की करें साइंस में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में? तो ये ज़रूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री पर, बल्कि एक उनके लिए एक मैसेज हो, उनको एक गाइडेंस हो। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? यकीन आपने जो नाम लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, और ये इनके जो जिस लेवल पर पहुँचे हैं तो वो तो ख़ुद अपने आप में एक इसकी टेस्टिमनी है कि भाई वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। जहाँ तक बच्चों को मोटिवेट करने की बात है, मैं आपसे एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कई साल पहले एक बच्चा हमारी क्लास में था, और वो कहीं यूपी या बिहार से आया था बच्चा। वो क्योंकि यूपी बिहार से आया था तो वो उर्दू हिंदी में पढ़ के आया होगा, तो यहाँ अंग्रेज़ी में साइंस थी, तो बेचारा बड़ा सहमा सा रहता था। शायद वो अब पहले अंग्रेज़ी ज़बान को पकड़ता होगा, फिर वो केमिस्ट्री फिज़िक्स पकड़ता होगा, तो वो बहुत ही सहमा सा क्लास में रहता था, बोलता भी बहुत कम था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब व गरीब सी थी। खैर, तो वो एज ए टीचर अगर बात करूँ तो मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था उस वक्त। उसके डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। कई साल के बाद वो तकरीबन 7-8 साल के बाद वो मुझसे लैब में मिलने आया, तो आके बाहर दरवाजे के खड़ा हुआ मेरा दरवाजे पे, और आके बोला, दरवाजे पे अंदर नहीं आया, दरवाजे पे मुझसे बोला, सर पहचाने आप मुझे? तो चेहरा तो मैं पहचान गया था, नाम मुझे याद नहीं था उसको। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं पहचान तो गया लेकिन मुझे नाम याद नहीं तुम्हारा। खैर आके बैठा, तो मैंने इससे पूछा और खैरियत क्या कर रहा हो? कह रहा है मैं सर मलेशियन एयरलाइंस में पायलट का इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो मैं कुछ देर तक ये सोचता रहा, जब उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ सेकंड तक ना बिल्कुल पीछे चला गया, और मैं वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा था कि क्लास में ये 11-12 में जब रहा, ये इसका बिहेवियर कैसा होता था। और आज माशाल्लाह ये इसका मतलब नाउ ही इज़ अ पायलट, मलेशियन एयरलाइंस में इंटरव्यू दे के आया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा कहीं यूपी या बिहार से आया था, वो एक मीडियोकर टाइप का बच्चा था, लेकिन उसने मेहनत करके अपने आप को देखिए कहाँ तक पहुँचा लिया। तो जहाँ तक बच्चों को मैसेज देने की बात है, हमारे बच्चे थोड़ा वीक इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनिशियल पढ़ाई है हमारी लोअर लेवल पर, जिसे हम ख़ासतौर से प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है वी आर लैकिंग। अगर वो हमारा बुनियाद अच्छी हो जाए, भाई मिसाल के तौर पर जैसे एक ऊबड़ खाबड़ सड़क है और मुझे किसी बच्चे को भगाना है बहुत तेज़, मैं कोच हूँ और मुझे उसको प्रैक्टिस करानी है, खूब तेज़ भागो, और मुझे तुम्हें मान लो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करानी है, और ऊबड़ खाबड़ सड़क है, तो वो तो क्या होगा, कभी गड्ढे में गिरेगा, फिर उठेगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा, पैर कुछ उठेगा, तो उसका टाइम ख़राब होगा उसके अंदर। तो बजाय हमें उस बच्चे पे काम करने के लिए, मेरे नज़रिए से पहले हमें उस सड़क पे काम करना चाहिए कि हम उस सड़क को पहले इस लेवल में ले आएँ, और जब वो सड़क लेवल में आ जाएगी उसके बाद तो शायद वो बच्चा खुद भी भागना शुरू कर जाए। तो ये जो मैं सड़क की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे बच्चों में जो वीकनेस है, जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है,
देखिए कोई भी चीज़ ना मेरी नज़रिए में बड़ी नहीं होती, हर छोटी चीज़ इकट्ठा होकर बड़ी बन जाती है। एक बहुत बड़ी इमारत भी आप खड़ी करेंगे तो वो भी ईंटों से ही बनी होगी। तो बच्चों में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, आप सिर्फ छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी तो फिर आपकी जो बिल्डिंग है जिस पे आप कुछ बनाना चाह रहे हैं इमारत पे, वो आपकी बहुत स्ट्रांग बनेगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बिल्डिंग बनानी शुरू कर देते हैं और नीचे उसकी नींव पे हम काम नहीं करते। तो उसके लिए काम करने के लिए ज़रूरत क्या है कि जैसे भाई बच्चे 11 में आए, डिफरेंट स्कूल से आते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं, तो देखिए आजकल मेरी नज़र से शॉर्टकट कुछ नहीं है। हम क्रिकेट में 20-20 खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है साइंस में कोई 20-20 नहीं है, वो आपको 5 डे ही खेलना होता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि आप 2 चीज़ें देखिए। एक, आप जो अपनी सोच है ना, सोच को पॉजिटिव रखें हमेशा। ये तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना उम्मीद कुफ्र है, कि सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि सोच हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोच पॉजिटिव होकर घर जाके बैठ जाऊँ मैं, ये इससे कोई आउटपुट ही नहीं करना। सोच को पॉजिटिव करके और फिर उसके लिए आप कोशिशें करें, और कोशिश में आप पहले अपनी बुनियादी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद फिर आप दौड़ सकते हैं। बेसिक्स पे ध्यान दें तो आगे की चीज़ें आपकी अपने आप आसान होती चली जाएंगी। तो मैं तो बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करो, अगर आपको लगता है आपकी बुनियाद कहीं वीक है तो। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। आपको मैंने देखा है कि छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए भी और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अक्सर जो है इस तरह के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, उनके करियर्स के सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चे साइंस पढ़ने के बाद ज़्यादातर या तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग की तरफ सोचते हैं। अगर वो केमिस्ट्री को ही बुनियाद बनाएं और आगे बढ़ें तो केमिस्ट्री में आपके जहन में और क्या क्या ऐसे करियर्स हो सकते हैं जिसको वो चूज़ कर सकते हैं? देखिए अगर हम थोड़े हाई लेवल की बात करें तो प्योरली केमिस्ट्री तो कहीं भी अप्लाई नहीं होती है। वो आपकी या तो बायोलॉजी साइड में रहेगी, उसके बायोकेमिस्ट्री से आप कह लें। जैसे जो हमारे मान लिए कोई क्राइम हुआ और क्राइम में हमने उनको इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो आजकल जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनका तो उनकी जो पूरा मेथड होता है, जो प्रोसीजर है, वो सारा साइंस पर बेस्ड है। अगर उसमें क्या आपकी टोटली केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, आपकी जितना तहकीक़ात कर रहे हैं वो सारे साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं वो, और उसमें आपकी केमिस्ट्री ही मेन इन्वॉल्व है। ये तो मैं एक बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी है, जो आप ये ऑर्गेनिक फूड देख रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, साथ साथ बायोलॉजी इन्वॉल्व है उसके अंदर। लेकिन बिना केमिस्ट्री के तो पॉसिबल ही नहीं है। फार्मेसी है, अब आजकल हमारी बात चल रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए चल रही है, इसमें दुनिया भर में लैब्स के अंदर काम हो रहे हैं, तो उसमें एक टीम वर्क होता है, लेकिन उसमें आपकी केमिस्ट्री तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी आपकी, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहे उसको फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जितनी भी सारे काम काज हो रहे हैं, सारी उसके पीछे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बिना आप केमिस्ट्री के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर दें तो बड़ा अच्छा कैरियर बन जाएगा। फार्मेसी बहुत अच्छा कैरियर है, जो मैंने आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बताया, उसके अंदर उसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। प्लस हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर बच्चा एल्बर्ट आइंस्टीन बन जाएगा, लेकिन हमें अपने लेवल को पहचानना ज़रूरी है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, बच्चों से पूछो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वेरी गुड, बने डॉक्टर। लेकिन अगर किसी का अगर लगता है कि भाई नहीं, मैं क्या कहते हैं नहीं कर पा सकता, तो उसके अलावा हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे हैं, उसमें हम बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अमूमन तौर से मैंने देखा है बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तरफ उनका रुझान होता नहीं है, लेकिन मैं बच्चों से कहूँगा कि उस पर भी ज़रा से ध्यान दें, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी ये बच्चे हॉस्पिटल में जाते होंगे, अगर उन्होंने कॉन्शियसली देखा हो हॉस्पिटल में बैठकर, तो अगर उनको स्टाफ के 50 लोग मिलेंगे तो 50 में 7-8 डॉक्टर्स होंगे, बाकी सारे नॉन डॉक्टर्स होंगे। इसका मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज़ का जो एब्जॉर्प्शन है हॉस्पिटल में, उसका रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डॉक्टर्स, तो हमारे पास वहाँ भी बहुत स्कोप है। परवेज़ साहब, मुझे सामने ये पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स नज़र आ रही है। अक्सर जो है मतलब इसके बारे में कहते हैं कि अगर ये टेबल याद हो जाए, मैं सुनता था जब मैं 10वीं या 12वीं में था कि अगर ये टेबल आप याद कर लें तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या कोई आप ऐसी तरकीब बच्चों को बता सकते हैं कि इसको आसानी से वो याद कर लें? देखिए, ये एक्चुअली मैं तो अपना पर्सनल व्यू दूंगा यहाँ पर। कुछ टीचर्स को मैंने देखा है कि वो जो ग्रुप्स को होते हैं वो याद कराते हैं, वो कुछ गाना बना देते हैं, उसके अंदर गाना बना के याद करा देते हैं, और वो बड़ा बच्चों का ट्रैक करता है, यार हमें अब तक याद नहीं हो रही थी, याद हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा एज ए टीचर यहाँ डिफ़र करूँगा उन टीचर से कि हमने उनको ना मान लिए टेबल याद करा दी हमने,
लेकिन वो टेबल में एक्चुअली से हम रटना कहते हैं ना, वो होता है, उसके पीछे आपका माइंड का एप्लीकेशन नहीं है। तो होता क्या, बच्चे ना फिर उस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि यार हमें ना सर ऐसे बता दें कि बस झट से हमारा सवाल हो जाए। सवाल हो जाएगा आपका, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हाथ पे पकड़ में नहीं आएगा। अभी कुछ साल पहले एक सर्वे किया IIT ने, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम से उनके पास IIT में जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो मेंटल लेवल होना चाहिए था वो मेंटल लेवल नहीं है उनका। तो उसके पीछे बाकायदा उन्होंने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी की फाइंडिंग्स ये थी कि ये जो बच्चे अब आ रहे हैं हमारे पास, जिस लेवल के होते थे IIT में, वो लेवल थोड़ा सा गिरा है। उसकी वजह क्या है, ये बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं ये बच्चों को कराते हैं, ट्रिक्स कराते हैं कि इस ट्रिक से सवाल कर लो, जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बच्चों बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और वो सवाल सही करके भी आ जाते हैं और उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, वो एडमिट भी हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को भी नहीं पकड़ते। जिस बच्चे का सवाल आधे मिनट में पूरा हो जाएगा ना, वो 1.5 मिनट में करना ही नहीं चाहेगा वो। लेकिन उसके पीछे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आप कुछ नया नहीं कर सकते एक हाई लेवल पर। तो मैं यहाँ थोड़ा डिफ़र करूँगा, अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक बार आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने खाना बनाना सीख लिया एक बार, फिर तो जब चाहो मैं खाना बनाता रहूँ। तो इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट को अगर अपने दिमाग में बैठाएं अच्छी तरह से, वही आपकी बुनियाद होती है, उसी को लेकर चलें। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने आप सवाल जल्दी करना शुरू करेंगे। तो मेरा तो मशवरा बच्चों से ये है कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। शॉर्ट जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स बाद में काम कर लें, लेकिन शुरू में कॉन्सेप्ट पकड़ें पहले, बाद में ट्रिक इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। दोस्तों और तलबा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा और कि बच्चों से मेरा मशवरा ये है कि आप जो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हैं उसको लें आप, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा बच्चे जो हैं अपना थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगाएं। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आप सभी के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती हैं, तो थोड़ा सा आप ज़रा, जैसे मैंने आपसे कहा इब्न सिना, जिसे एवेसिना कहते हैं, इब्न खल्दूम, आपके क्या कहते हैं इमाम गज़ाली, अल्लामा इक़बाल, ये इन लोगों के बारे में थोड़ा सा वो यूट्यूब पर खोलें, उनके बारे में सुने। ये वो लोग हैं, उस ज़माने के लोग हैं जहाँ उरूज था हमारा। अल्लामा इक़बाल को पढ़ें, उनके अशार को अगर आप समझने बैठ गए, इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग अशार हैं उनके कि उसमें तो आदमी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। तो बच्चों से मेरी थोड़ी सी गुजारिश ये है कि अपनी पुराने जो हमारे लोग रहे हैं, जिनको मैंने नाम लिए हैं, इनको देखें, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। प्लस कुछ बुक्स हैं, मैं चाहूँगा कि इस ज़रिए से मैं थोड़ा सा बच्चों को ये मैसेज पहुँचा सकूँ। कुछ बुक्स हैं, जैसे आपका एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, बाय क्लार्क, एटॉमिक हैबिट्स के नाम से किताब है, उसको पढ़ें। एक किताब है यू कैन विन शेफ खेरा की, उसे पढ़ें। एक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस हैं दीपक चोपड़ा की, उसको पढ़ें। थोड़ी सी बच्चों को अंदर बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स से बढ़िया साथी कोई नहीं है। और इल्म तो वैसे ही इस्लाम में फ़र्ज़ कहा गया है। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उतना आपका माइंड पॉलिश होगा और आपका वो आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। बहुत मुनासिब। तो तलबा, परवेज़ साहब के तजुर्बे से, परवेज़ साहब के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ हमने सीखा। और आइंदा परवेज़ साहब से भी और इसी अंदाज़ की शख्सियतों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। एक बार तब आप फिर इसी दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको ये प्रोग्राम मालूमाती लगा हो या इससे आपने कुछ सीखा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगर आपका आखिरी कोई पैगाम हो बच्चों के लिए 1 मिनट में तो वो, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को लास्ट में मैं ये कहूँगा, बच्चों में एक स्पिरिट पैदा होनी चाहिए, नेवर से डाई। आप कोई भी दुनिया में चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन इम्पॉसिबल वर्ल्ड है वो हमारे माइंड के अंदर होता है, एक्चुअली कोई इम्पॉसिबल नहीं है। अब अपनी सोच पॉजिटिव कर लो, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू हैव पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप अपनी उम्मीद हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रखें और मेहनत करें, साथ में आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।